नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे बेटियों की सुरक्षा की। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे और वादे करती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं ताकि महिलाएं समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन सरकार की इन्हीं योजनाओं और सुरक्षा पर पलीता लगाने का काम खुद पुलिस कर रही, फिर वो यूपी हो या मध्य प्रदेश। बढ़ते छेड़छाड़ के मामले आग की तरह फैलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंचलों को अब पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। पीड़ित युवतियां आत्महत्याएं करने लगी। पुलिस की ओर से मंचलों की तरफ आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये बड़ा सवाल है। आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे इस विषय पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सरकार के दावे उस वक्त फेल हो जाते हैं जब छेड़छाड़ से तंग महिलाओं की सुनवाई खुद पुलिस वाले नहीं करते, जिसके चलते महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ और बढ़ जाती है। वजह सिर्फ और सिर्फ पुलिस का ढीला रवैया है। ताजा मामला यूपी के कासगंज और मध्य प्रदेश के विदिशा का है, जहां दबंगों से परेशान दोनों युवतियों ने मौत को गले लगा लिया। पहला मामला यूपी के जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा कोतवाली इलाके से है, जहां एक 18 वर्षीय युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं युवती के पिता के मुताबिक गांव के ही 3 युवकों ने 6 जून 2023 को युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना की सूचना परिजनों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस तहरीर के आधार पर युवती के बयान लेने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ सिर्फ मारपीट का मामला ही दर्ज किया गया। इसके संबंध में एक सूचना मिली थी कि इसने खुद को अपने ही घर में आग लगा ली है, जिससे कि इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा फील्ड यूनिट की टीम हमारी मौके पहुंची। बच्ची को चिकित्सकीय इलाज के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया था। दौरान इलाज बच्ची की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। आज यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में मेरे द्वारा भी जो परिजन हैं उनसे बातचीत की गई है। ये सर जो है 6 तारीख में लड़की के लिए बेइज्जती की, तो वो लड़की जो है थाने में आए सर, मतलब जो है FIR भी की और वो क्या नाम जो है CO साहब ने बयान भी लिए और सर जो है महिला ऑफिस में बयान लिए, और साहब जो है अभी जो है मुकदमा दायर नहीं हुआ है सर। लड़की जो है कायली से वो आग लगा के ख़त्म हो गई सर। आप क्या चाहते हैं? हाँ सर, मुझे ये चाहे मुझे कानून कार्रवाई चाहिए सर। बस और बाकी कुछ नहीं। आपसे अभी पुलिस कप्तान मिले थे, पुलिस अधिकारी क्या कह के गए हैं? वो कह रहे हैं मुकदमा दायर करेंगे। दूसरा मामला विदिशा से है, जहां छेड़खानी से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर 2 महीने बाद पिता ने भी मौत को गले लगा लिया। वहीं परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। सुसाइड किया लड़की ने, उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक SP साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में मैंने SP साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। दोनों ही मामले पुलिस की कार्यप्रणाली पर अनगिनत सवाल उठाने के लिए काफी हैं। अगर समय रहते पीड़िताओं को न्याय मिल जाता तो आज 2 जिंदगियां मौत को गले नहीं लगाती। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हां, तो चाहे यूपी सरकार हो चाहे MP सरकार,
महिलाओं की सुरक्षा के दावे आम हैं, लेकिन धरातल पर ये महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाती है, या पुलिसिया कार्रवाई में इतनी देरी क्यों होती है? आखिर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से क्यों नहीं करती? और किस बात की तनख्वाह लेती है पुलिस? क्या समझौता कराने की तनख्वाह लेती है पुलिस, या फिर पीड़ितों को परेशान करने की तनख्वाह लेती है पुलिस? अपने आप में ये बड़े सवाल हैं। हम आज इसी दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला मामला यूपी के कासगंज का है, तो दूसरा मामला एमपी के विदिशा का है, जहां पर महिलाओं को इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी के साथ क्यों नहीं करती? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी अगर बच भी जाती है तो हैवानियत उनके साथ किस कदर होती है, ये हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सीताराम कुशवाहा जी संवाददाता विदिशा से, प्रशांत सोनी संवाददाता कासगंज से, रूपा पांडे जी समाजसेवी लखनऊ से, सुधीर शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रशांत सोनी से करूंगी मैं। प्रशांत, कासगंज का ये जो मुद्दा है, सबसे पहले चाहूंगी कि जरा इसकी पूरी डिटेल आप जरा दर्शकों को समझाएं। जी, आपको बता दें कि बीते दिवस एक लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि बीती 6 जून को उस युवती के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने रेप किया था, जिसकी उसने कोतवाली में शिकायत की थी। तत्कालीन एसओ उस समय रहे थे, उन्होंने उस मामले को रफा दफा कर दिया एक तरह से, और सीओ साहब ने भी उसके बयान लिए थे लड़की के। फिर भी उस लड़की की रिपोर्ट न दर्ज करके उसके पिता के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था, जिससे पीड़ित जो दबंग थे वो आए दिन उसको लड़की को परेशान करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर लड़की ने रात में आग लगा ली और वह खत्म हो गई। वहीं इस मामले में जब कप्तान साहब से बात की गई तो कप्तान साहब ने बताया कि लड़की के साथ सिर्फ मारपीट हुई है। जब मीडिया वालों ने कप्तान साहब से यह पूछा कि लड़की के साथ क्या रेप हुआ है, तो कप्तान साहब यह कहकर बचते नजर आए कि आपको जो पता लगा है वही चलाइए। जी प्रशांत, जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है इस संदर्भ में? जी, कप्तान साहब से बात की गई थी, तो कप्तान साहब ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, अपना जवाब देने के बाद इतना ही जवाब दिया रेप के मामले में कि जो आपको दिखता है, आपको आरोप दिखता है वही चलाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस संबंध में। चलिए, सुधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपने ये पुलिसिया कार्रवाई बहुत करीब से देखी है और मुझे उम्मीद है कि आपने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया होगा, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वो पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर जब इस तरीके की चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं और उसके बाद उन्हीं को न्याय नहीं मिल पाता, न्याय के लिए भटकना पड़ता है, पुलिस के कई चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। अनम्यूट कीजिएगा सुधीर जी। और जहां तक रही पुलिस कार्रवाई की बात, अगर जैसा आप बता रही घटना सही है कि पीड़िता के बयान के बाद भी एसओ ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित जानिए वो एसओ से बचेंगे नहीं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्योंकि पुलिस की जो एसओपी बनी हुई है उसमें कोई भी अधिकारी किस स्तर के ऊपर अपनी लापरवाही करेगा वो बच नहीं पाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। हर एक की जिम्मेदारी फिक्स है। घटना घटित हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो तथ्य आ रहे हैं उस तथ्य के आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, वो सजा से बच नहीं पाएगा। सुधीर जी, लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं वो आए दिन देखने को मिलते हैं कि कार्रवाई नहीं होती, प्रशासन या तो समझौता कराने में जुट जाता है या फिर पीड़िता की सुनी नहीं जाती है, उल्टा जो पीड़ित पक्ष होता है उस पर ही कार्रवाई की जाती है। आखिर इस तरीके से कैसे चलेगा भाई? कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी और कैसे वो जो मित्र पुलिस का नारा दिया जाता है वो सार्थक हो सकता है? पुलिस का कार्य समझौता कराना नहीं है। पुलिस एक कार्यकारी संस्था है। घटना पुलिस ने नहीं की, घटना समाज में घटित हुई,
समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने घटना घटित की, समाज की पीड़िता महिला के बच्ची के साथ घटना घटित हुई। पुलिस को जिस तरह की घटना घटित हुई है उस तरह की जांच करके वैसी कार्रवाई न्यायालय को पेश कर देनी है। सिर्फ इतना सा काम हमारी पुलिस का है। पुलिस को ना सजा देनी है ना पुरस्कार देना है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सीताराम कुशवाहा जी संवाददाता विदिशा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम जी, क्या घटना है पूरी, मैं चाहूंगी दर्शकों को बताएं। जी मैं आपको बता दूं, विदिशा जिले के नटेरन जो जनपद है, नटेरन थाना के अंतर्गत एक जो गांव है, यहाँ पर दोपहरिया जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मृतका है रक्षा गोस्वामी, वो स्नातक की पढ़ाई कर रही थी, वो कॉलेज जाती थी। बस में उसी के गांव के एक लड़का था जो उसको रास्ते में आते जाते समय छेड़खानी करता था। उसको जब भी वो रास्ते से स्कूल से कॉलेज से घर जाती थी तो उसको कहीं ना कहीं वो छेड़खानी करता था। उसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी, पर पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की उसकी पीड़िता की मदद नहीं की। जब मदद नहीं की गई, जानकारी में आया है कि 1 महीने तक केवल वो जेल में रहा। जेल के बाद वापस आके घर परिवार को समझौता के लिए धमकाने लगा और घर पे आके और दमंगाई करने के लिए उनको उकसाता रहा कि आप समझौता करें, नहीं तो मैं आपके साथ ये करूंगा वो करूंगा। इससे दुखी होकर उस जो रक्षा गोस्वामी है जो कि कॉलेज में पढ़ने जाती थी, उसने अब सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में 5 से 6 लोगों के नाम लिख दिए थे कि इनके कारण मैं मौत को गले लगा रही हूँ। ठीक है, फिलहाल उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या उसके बाद किसी तरीके का कोई रिएक्शन आया? पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर? पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही थी। उनका ये कहना था कि हमने कार्रवाई कर दी है और जो भी इसमें दोषी हैं उसकी जांच चल रही है, उनकी छानबीन चल रही है। जैसे ही वो सामने आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पर एक और अभी 2 महीने के बाद फिर ये देखने में आया है कि लगातार पुलिस वाले उनके पिताजी के ऊपर भी लगातार दबाव बना रहे थे कि आप इससे समझौता करिए, परंतु आज कल की घटना है कि कल उनके पिताजी ने भी सुसाइड कर लिया है और सुसाइड का कारण ये बताया पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी मदद नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया है और कल विदिशा मेडिकल में उनके जो शव है, यानी कि सीताराम जी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले बेटी ने आत्महत्या की और अब उनके पिताजी ने भी आत्महत्या कर ली है? पिताजी ने भी दुखी होकर इसमें पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ठीक है, रूपा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। रूपा जी, एक नहीं दो आत्महत्याएं और 2 लोगों की जान चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई जो है वो ध्वस्त है पूरी तरीके से। हालांकि ये एमपी के विदिशा का मामला है जहां पर इस तरीके का कृत्य किया गया, लेकिन सरकार कहीं की भी हो, दावे हमेशा एक ही रहते हैं कि महिला सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता है। लेकिन इस तरीके की प्राथमिकताएं अगर होती हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसी प्राथमिकताएं। क्या कहना चाहती हैं? देखिए यशी जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपरक घटना अब हो रही है, जबकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के अंतर्गत अपने देश को चलाने की बात देखते हैं। और अभी आपने कहा ये आत्महत्या है, मैं इसको हत्या मानती हूँ और मैं तो यहाँ से बहुत सख्त रुख रखते हुए इस पूरे थाने पर ही मुकदमा करने की मांग रखती हूँ। ये आप देखिए बहुत स्पष्ट है पूरी बात। मृतका, अब जो मृतका हो चुकी है, ये छेड़खानी की शिकार युवती थी जिसका अधिकार था सुरक्षा। उसको पढ़ने जाने के लिए एक वातावरण चाहिए और सुरक्षा चाहिए। उसके साथ छेड़खानी होती है, वो जाकर शिकायत करती है तो पुलिस समझौता बनाने का दबाव बनाती है। पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार होकर पहले न केवल वो बेटी आत्महत्या करती है, उसके बाद उसके पिता अपनी मृतक बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब जाते हैं, इतने संवेदनशील अवस्था में, देखिए जिसने अपनी बेटी को ही खो दिया, अब वो पिता फिर से उस न्याय के लिए जा रहा है। अब वो पिता भी जब आत्महत्या कर लेता है, ये चित्र कितना विकृत है और ये किसी सभ्य समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। देखिए हम और आप सभी जानते हैं बहुत खुला खेल चलता है हमारे पुलिस तंत्र में। समझौतावादी प्रवृत्ति बहुत अंदर तक घुन की तरह, दीमक की तरह लग चुकी है। पहली बात तो ये एफआईआर नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र में कम से कम अपराध के आंकड़े दिखाने की, अपनी पीठ थपथपाने की ये मुहिम में इतने तेज होते हैं कि एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आते रहते हैं और ये एफआईआर नहीं करते हैं। इसमें भी बात आई जांच, ये जांच इनकी कभी कभी इतनी लंबी चलती है कि न्याय मांगने वाले परिवार समेत मर जाते हैं और इनकी जांच नहीं खत्म होती। लेकिन अगर कहीं कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस होती है, उनको जांच की जरूरत नहीं पड़ती, वो पाताल से ढूंढ लाते हैं। अरे इंसानों की कीमत इन पुलिस के लिए तो
कभी कोई रही ही नहीं है। ना किसी राज्य की बात करूंगी, ना किसी सरकार की बात करूंगी। पुलिस तंत्र ही बहुत असंवेदनशील है। इसकी असंवेदनशीलता पर जितना धिक्कार यहाँ से किया जाए कम है। सर बताते हैं कि बड़े सख्त कानून है और अगर किसी ने हिला हवाली किया तो बच नहीं पाएगा, लेकिन बेटी भी नहीं बची, वो बाप भी नहीं बचा, उनके परिवार के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एक संपूर्ण परिवार ही भेंट चढ़ गया। आप रसूखदार के इतने चंगुल में फंसे होते हैं, चंद पैसों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि एक समाज में बेटी पढ़ नहीं सकती, मर जाती है, उसका पिता भी मर जाता है। यशी जी, आज ये घटना हमारे पूरे सिस्टम के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा है और मैं तो यहां से मांग करती हूं, पुनः कहती हूं, इस पूरे थाने पर मुकदमा किया जाए और संबंधित जितने भी इसमें आ रहे हैं उन सबको सख्त सजा दी जाए, तब कहीं कानून का इकबाल बुलंद हो सकता है। अन्यथा तो सिर्फ वो छेद है जहां से अपराधियों को लगता है वो बच निकलेंगे और इस बार तो ये साबित होता दिख रहा है। ठीक है, सुधीर जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक पिता की भी हत्या और एक बेटी की हत्या पहले ही पुलिस या तंत्र कर चुका था। आखिर उसके बाद अगर हम बात करें लगातार दबाव बनाने का या प्रेशर करने का या समझौता करने का, किसने राइट दिया है कि वो जाकर इस तरीके की चीजें करें जिसकी वजह से दो लोगों ने आत्महत्याएं कर ली और उसके बाद भी किसी को शर्म नहीं आ रही है? अभी हमारे विदिता के संवाददाता ने बहुत स्पष्ट बताया है कि उस लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी उसने पुलिस ने मुकदमा कायम किया, उस लड़के को जेल भेजा। आप सब जानते हैं, जितने पहले लोग बैठे हुए हैं, किसी भी छेड़छाड़ के मुकदमे में तुरंत जमानत हो जाती है, ETC कहलाता है। उसकी जमानत हुई, वो बाहर निकल करके आया, फिर उसने पीड़िता को पहचान करना शुरू कर दिया और उसके दबाव में आके उस लड़की ने आत्महत्या। नहीं सुधीर जी, आपने शायद ये नहीं सुना कि सीताराम जी ने ये भी बताया कि पुलिस भी लगातार समझौता का दबाव बना रही थी। उस लड़के को पुलिस ने जेल भेजा कि नहीं भेजा? जेल भेजने के बाद जब उनको जेल भेजने के बाद जब उनको जमानत मिल जाती है, एक सेकंड, जेल भेजने के बाद जमानत मिल जाती है, आपका क्या काम बनता है, आपका क्या फर्ज है कि आप जाके समझौता कराने के लिए प्रेशराइज करेंगे परिवार वालों को? आप पूरी बात ही नहीं सुनने जा रही, पूरी बात तो सुन लीजिए। पुलिस ने जेल भेजा कि नहीं भेजा? भेजा। जमानत किसने दी? न्यायपालिका ने दी। जेल से न्यायपाल से बाहर निकल कर आया, अगर फिर वो अपराध कर रहा है तो उसके जमानतदार भी जिम्मेदार है, जिन्होंने उसकी जमानत लेकर उसको बाहर बुलाया। अकेली पुलिस जिम्मेदार नहीं है, चलिए ठीक है, हम वापस आते हैं, वापस चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, जहां पर यूपी से लेकर MP तक महिलाओं की सुरक्षाओं के भले ही लाख दावे किए जाते हों, लेकिन महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीताराम जी, आत्महत्या होने के बाद मैं जानना चाहती हूं कि उसके बाद प्रशासन का क्या रुख रहा? प्रशासन क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई अब की गई है 2 जाने लेने के बाद? जी मैम, आपको बता दूं, जब उनके पिता ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने के बाद जब विदिशा में मेडिकल पे पहुंचे थे, मेडिकल के बाद जब सबको परिजन को सौंपा तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया हाईवे पर। तब जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर बहुत सारी प्रशासन से मांग की गई कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पहले ही बेटी की जान चली, उसके पिता की भी चली, इसके बावजूद भी प्रशासन कुछ काम नहीं कहा। तो कांग्रेस के द्वारा जो उनसे मांग की गई थी कि भाई जो पीड़ित परिवार उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके आन फान में उनके बेटी व पिता की आत्महत्या के मामले में दरोगा दूसरी को लाइन अटैच कर दिया गया है। जब दूसरी पार्टी विपक्ष ने जब मुद्दा बना है तब जाकर उनको लाइन अटैच किया गया है। ठीक है, रूपा जी क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मसले पर? और सुधीर शर्मा जी जो बातें कह रहे हैं उन पर भी। देखिए यशी जी, हम बड़े क्षुब्ध भी हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आज इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी शिक्षा के बावजूद भी सचमुच हाल वही है जहां पर हम कहते हैं कि थानों में महिलाओं की सुनवाई नहीं है।
बल्कि महिलाएं आज भी थाने से निराश होकर लौटती हैं, और निराशा इस स्तर तक होती है कि फिर आत्महत्या वो जान से हाथ धो बैठती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा और अपने इकबाल को बुलंद करना होगा, और इकबाल बुलंद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अभी पता चला कि इसकी गिरफ्तारी हुई थी जब ये जेल से लौटा, तब ये बहुत आक्रामक हुआ जो ये अपराधी था। तो क्या पुलिस को नहीं पता था कि जब ये जेल जा चुका है, लड़कियों के मामले में, महिलाओं के मामले में जो जेल गया है तो वो क्या फिर से अपना रुतबा और दबदबा बनाकर गुंडाई नहीं करेगा? तो मुझे लगता है पुलिस को इस बेटी को, इसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए थी। पुलिस की सुरक्षा उसके साथ होनी चाहिए जब तक केस चल रहा है, जब तक उसके साथ जो घटना घटी है वो चल रही है। मैं पूछती हूँ, यहाँ से वो निकला, उसने हमला किया, वो परेशान कर रहा था, वो उत्पीड़न कर रहा था, पुलिस दबाव बना रही थी, लेकिन कहीं बात नहीं हो रही है कि क्या उस लड़की को सुरक्षा मुहैया कराई गई, उसको उस दबंगों से बचाने के लिए, उसको एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इस पर कोई बात नहीं होती दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बहुत सड़ा है, नीचे तक बहुत बहुत सड़ा हुआ है। इस सिस्टम के लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा, अन्यथा हम सब ऐसे ही दुखी होकर, परेशान होकर, आक्रोशित होकर बहस करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि किसी बड़ी कार्रवाई के बगैर कोई नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है प्रशांत जी, क्या अपडेट है अभी इस खबर को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जब न्यूज ने इसकी ब्रेकिंग चलाई थी खबर की, उसके बाद कप्तान ने सभी आरोपियों पर 376 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। जबकि इससे पूर्व जब इसमें मामले में पीड़िता के बयान भी लिए गए थे, तब इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था, बल्कि सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस की सरासर लापरवाही नजर आ रही है। अभी मेरे साथ थोड़ी देर में आने वाले हैं सपा के जिलाध्यक्ष, जो पीड़िता के घर से ही आ रहे हैं। वो अभी रास्ते में क्या घर के दरवाजे पर आ चुके हैं, उनसे बात कराएंगे थोड़ी देर में। और इस समय पुलिस सिर्फ अपना बचाव करती नजर आ रही है यहाँ। ठीक है सुधीर शर्मा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। जी, अगर जैसा हमारे संवाददाता जी बता रहे हैं ऐसा सही है, तो ना एसओ बचेंगे ना सीओ बचेंगे। वो 376 की एसओपी डीजी की साहब की बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई 376 की कंप्लेंट होती है, उसकी एसओपी में स्पष्ट है, पहली बात उस पीड़िता का मेडिकल होगा, मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगी उसकी अगर कार्रवाई होगी। अगर उसका मेडिकल नहीं करवाया गया है तो ना एसओ बचेंगे ना वो सीओ बचेंगे। ठीक है, लापरवाही उसी सजा मिलेगी। सुधीर जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि देखिए मैं मैम कासगंज से सपा जिलाध्यक्ष आ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे पीड़िता के बारे में? मैं अभी घटना स्थल पर गया हूँ। 6 तारीख को पीड़िता मृदुल के साथ बलात्कार हुआ, और बलात्कार होने के बाद वो पीड़ित परिवार थाने गया। थाने में 2 दिन अभियुक्तों को पकड़े रखा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उनको प्रिवेंटिव सामान धाराओं में, जहां तक मेरी सूचना है, उन्होंने कुछ किया, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया। जब मैं गांव में गया, पूरे गांव ने कहा कि बर्बरता से बलात्कार हुआ था। उसके बाद जो एक्यूज थे, उन्होंने गांव में आकर के पीड़िता के परिवार को धमकाया, उसको ताने दिए, रास्ते में चलते उससे दोबारा छींटाकशी की, और उस दुख में और पीड़ित में उस पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। ये पुलिस की कैसी पुलिस की लापरवाही है, क्या है इसमें? ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर 6 जून को जब पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ और उसमें अगर पुलिस ने उन अभियुक्तों को बंद कर दिया गया होता, तो उनका दुसाहस पीड़िता को धमकाने का ना होता। प्रशांत जी, आप ये पूछे ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया है इस समय? आपने पहले आपको सूचना मिली थी या नहीं मिली थी? अभी क्या किया है? मुझे सुबह सूचना मिली तो मैं गांव गया, मैं पीड़ित परिवार से मिला और मैंने पूरे गांव में जानकारी की। मैं घटना स्थल पर गया, फिर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से टेलीफोन पर बात की और मैं सारे घटनाक्रम से पार्टी हाईकमान को अवगत कराया। ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है कि जो सरकार बेटी बचाओ के नाम से सरकार सत्ता में आई थी, आज उसी की सरकार ने जिस तरह एक बेटी के साथ हुआ, उसको उसके बलात्कार करने के बाद उन लोगों को दंड नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने आकर के पीड़ित बलात्कार पीड़ित बेटी को, जिसका बहुत मासूम भविष्य था, जो बहुत अच्छे भविष्य के लिए जाने वाली थी, उसको धमका करके उसने मजबूरी में और आत्महत्या के लिए विवश करना पड़ा। ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है।
ठीक है इससे प्रशांत। पूरे समाज को कलंकित कर दिया है और इससे मैं चाहता हूँ कम से कम उसे 1 करोड़ का मुआवजा और उस पीड़ित परिवार को एक नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। मैंने राष्ट्रीय ठीक है प्रशांत। यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि महिला को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है, हालांकि एक बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को एक संवेदनशील रवैया जो है वो अपनाना होगा ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस या कार्रवाई जिस तरीके से हीला हवाले की जाती है उसको कहीं ना कहीं पुलिस को एक संवेदनशील रवैया अपनाते हुए महिलाओं की बात को सुनना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।